हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। तो अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी इसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट आज का हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि चैप्टर फर्स्ट जो है बी पार्ट का, ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी उम्मीद है काफ़ी क्वेश्चन निकल कर आएंगे। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इन वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और बाद में मैं आपको MCQ का इस चैप्टर का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप लोग MCQ का भी टेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं और हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी किसके बारे में, कि आपका बिजनेस कितनी अर्निंग कर रहा है। ठीक है, क्या उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा और आगे देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स से जोड़ के दिखना पड़ेगा। जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। जैसे इकोनॉमिक, ये यहाँ पे मैंने अलग कलर किया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ध्यान से पढ़िए कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंफॉर्मेशन देता है इकोनॉमिक रिसोर्स, जो आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, एंड ऑब्लिगेशंस, दोनों ही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि इन दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस अगर आपको पता है अपने बिजनेस के, तो आप अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। ये आपको बताता है कि आपके बिजनेस के अंदर कितना कैश जा रहा है या फिर आ रहा है। ठीक है, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। ठीक है, आपको दोनों ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, कैश फ्लो, ठीक है, इनफ्लो हो या फिर आउटफ्लो, दोनों के बारे में बताएगा कि आपके बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और या फिर कितना कैश जा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सप्लाई द इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर जजिंग द मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस एफिशिएंटली। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है आपको एक जजमेंट। ठीक है, एक यूजफुल जजमेंट किसके लिए, कि आपका जो बिजनेस में जो मैनेजमेंट है वो कितने अच्छे से जो रिसोर्सेज हैं, या फाइनेंशियल हो, मार्केटिंग, कुछ भी रिसोर्सेज हो, उनको कितनी अच्छी तरह से यूज कर रहा है। ठीक है, जितनी अच्छे से ज्यादा यूज करेगा तो उतनी ही ज्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, जैसे कि यूजफुल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। अगर इन सब को एक साथ अगर देखा जाए, अगर एक साथ यूज किया जाए, तो आपको रिसोर्सेज आपको ज्यादा ही बेनिफिट देंगे। जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि आपके पास अगर 100 रुपीज है, उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है, ये चीज आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। तो उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और उसके बारे में पता लगता है कि हाँ, हमारे पास ये रिसोर्सेज थी और हमने इसका बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज किया और हमारे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि अभी आप लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, ये मैंने एक साथ एक ही पेज पर दे दिए हैं और किसी को भी नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नोट करने भी हैं, आप वीडियो को मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं, या फिर मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे करते हैं। ठीक है, एसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्यों डाल दिया गया? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये इसलिए है कि भाई आपको जो भी जानकारी देता है, एक एक्यूरेट देता है कि भाई हम लोगों ने ये सब एक्टिविटीज किए, ये ट्रांजैक्शन किए, उनकी समरी वगैरह एवरीथिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मिल जाता है। ठीक है, इसलिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बोला गया। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, आप उसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से
अगर आपको अकाउंट्स की थोड़ी सी नॉलेज है फिर तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी साइंस साइड का भी वो भी समझ सकता है कि भाई ये बैलेंस शीट है और ये चीज मेरे पास ये है और ये मेरे पास लायबिलिटी है, सब कुछ ठीक है। कंपैरेबिलिटी, बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हो आप। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 2019 2020 से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं 2020 को किससे, 21 से। इस फाइनेंशियल ईयर को इस फाइनेंशियल ईयर से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये बोला गया कंपैरेबल, ठीक है ठीक है। अब यहां पर आ रहा है वेरीफाइबल, ठीक है, वेरीफाइबल कि एक तरह से वेरीफाई कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते वेरीफाई। जो भी ट्रांजैक्शन है उसको आप रीचेक भी कर सकते हो कि ये एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। रिलेवेंट कि कौन से साल का है, ये किस साल से रिलेवेंट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आपके सामने 2 फाइनेंशियल ईयर लिखे हुए हैं, कलर चेंज कर लेता हूं, रुकिएगा, ये लीजिए। तो आप बोल सकते हो कि भाई हाँ ये वाला 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का है, ठीक है। किस पीरियड से रिलेवेंट है, 1920 से, ठीक है। या फिर कहां तक है आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, टाइम लेंथ, ठीक है। तो इस चीज में भी आता है कि भाई किस समय तक, भाई जी हाँ 31 मार्च तक, इसके अलावा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई किससे रिलेवेंट है उसके बारे में भी आ जाएगा, किस अकाउंट से रिलेटेड है वो भी आ जाएगा, किस पीरियड से रिलेटेड वो भी आ जाएगा। टाइम में मतलब कि भाई किस समय, जिस दिन आप लोगों ने अकाउंट्स बना दिया या फिर आप लोगों ने जिस दिन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी उस दिन तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा कि भाई आज के टाइम में आप ये हो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका एसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनसे भी एमसीक्यू बन सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल पूछने के चांसेस हैं उसके, पूछेगा बैलेंस शीट में से कि किसके नीचे क्या आता है। तो आप बैलेंस शीट को एक बार देख लीजिएगा, प्रॉपर फॉर्मेट देख लीजिएगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था शेड्यूल 3, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है। मैंने इसको कहना पहली वीडियो में बताया हुआ है कि इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चे याद रखते हैं शेड्यूल 3 है जी, लेकिन ये याद नहीं रखते कि कौन सा पार्ट है, हाँ ठीक है। तो आपको पार्ट भी याद रखना पड़ेगा, शेड्यूल 3 पार्ट 1, ठीक है। और ये भी कि करंट ईयर पहले आता है या फिर प्रीवियस ईयर पहले। कुछ बच्चे समझ बैठते हैं जी प्रीवियस ईयर तो ये है और ये करंट ईयर है, क्योंकि पहले जो आएगा वो करंट ईयर होगा। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। आपको पहले करंट ईयर लिखना पड़ेगा, जिस साल का आप अकाउंट्स बना रहे हो वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। और क्योंकि कुछ सवाल मेरे से पूछे गए हैं ना, मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि कुछ समझ लेते हैं सर ये तो पर्टिकुलर है, ठीक है, और यहां पर ये आपका क्या नाम लायबिलिटी आ गई, ये आपके एसेट्स आ गई। ये वो बच्चे होते हैं जो एग्जाम से कुछ समय पहले जागते हैं, अच्छा एग्जाम है, ओके डेट शीट आ गई है, चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है। लेकिन मुझे पता है आप में से कोई ऐसा कोई है नहीं, बहुत पढ़े लिखे हो आप लोगों ने खूब मेहनत करी है। अब दोबारा रिवीजन कर रहे हो, दोबारा नहीं मतलब कि सिलेबस पूरा करने के बाद आप एक बार रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहला आ रहा है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले क्या है, शेयर होल्डर फंड। दूसरे नंबर पे क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ये चीज तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक है। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि भाई ये वाला है करंट, कुछ भी पूछ ले, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आपका करंट लायबिलिटी का पार्ट है या फिर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है या फिर शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट में से पूछेगा,
इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से आप लोग एक बार देख के जाएंगे। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। सिंपली मैं आपको बताता हूं, अगर आपको याद नहीं हो रही या फिर आपके सही में नहीं आ रही, आपने पहले तो लिख लो, और अगर तब भी नहीं हो रहा, आपने शेयर कैपिटल का जो भी चैप्टर किया होगा ना, शेयर कैपिटल का जो शुरुआत का जो चैप्टर है उसके अंदर आप लोग उसके अंदर ये जो वैल्यूज है बैलेंस शीट में डालने शुरू करो। आराम से आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कुछ वो नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, नहीं 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 नहीं, बैलेंस शीट का भी प्रॉब्लम नहीं करता, बैलेंस शीट का अकाउंट ही प्रॉब्लम नहीं करता, हम प्रॉब्लम इसको बना देते हैं जब प्रॉब्लम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये असेट्स आ गई है हमारी। असेट्स को भी इस तरह से ही बोलेगा वो कि भाई कौन सी टेंजिबल, कौन सी फिक्स असेट या फिर कौन सी करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट असेट्स, ठीक है। ये आपका दो ही असेट्स होती हैं आपके, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। बस इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे यहां पे दिया हुआ है आपको करंट असेट्स, कुछ भी आपको देके पूछ लेगा कि जी बताओ ये क्या ना आपको नॉन करंट असेट्स है या फिर करंट असेट्स है या फिर टेंजिबल असेट्स है, इनटेंजिबल असेट्स है। टेंजिबल और इनटेंजिबल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि भाई टेंजिबल असेट्स जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, सिंपल फंडा। इनटेंजिबल असेट्स सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो, बस इनटेंजिबल, ठीक है। और ये इन दोनों के सामने सबसे पहले तो मैं इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इससे बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं ये तो लायबिलिटी का पार्ट है, नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज अ पार्ट ऑफ फिक्स असेट्स। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। डेफर्ड टैक्स असेट्स, इसके सामने तो असेट्स ही है ही। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये भी इसके सामने तो भाई ये लो, ठीक है। बस यार इतनी ऐसी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसको काफी बच्चे लायबिलिटी का पार्ट समझ लेते हैं। जैसे यहां पर भी लिखा होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। अब इसमें लिखा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जहां पर भी एडवांस जुड़ गया ना वो आपके असेट्स का पार्ट है। इस बात का ध्यान रखना, बस सिंपल ही बता रहा हूं, सिंपल चीज फॉलो करो, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। सिंपल कि लॉन्ग टर्म लोन्स है तो वो आपका लायबिलिटी का पार्ट है, और अगर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है वो आपका असेट्स का पार्ट है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में तो बता ही दिया है कि आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं भी इसके अंदर से मैं पक्का नहीं कह सकता क्योंकि भाई एग्जाम हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हमें बैलेंस शीट के लिए तो मैं श्योर हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आएगा, ठीक है। जैसे कि भाई गूगल ही बोलता है कि आज बारिश होगी, लेकिन होती नहीं है, कई बार हुआ है मेरे साथ। चलिए, ठीक है, इसको भी आप एक बार पूरी इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कुछ है ही नहीं। 2 वीडियो बताया, 20 मिनट की वीडियो, बस एक बार देख लेना, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। क्वेश्चन अधिकतर जो बच्चे अटकते हैं ना वो है आपकी बैलेंस शीट, बस, और कहते क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसमें से, और जो थ्योरी का पार्ट है वो मैंने करवाई दी है, बात खत्म। तो चलिए, मैं मानता हूं कि चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस पर क्लिक करके एमसीक्यू का टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। देने के बाद आप उसको वहीं का वहीं सबमिट करेंगे, वहीं का वहीं आप लोग अपना रिजल्ट भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको उसकी वीडियो भी चाहिए तो नीचे आप उसमें सबमिट करोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन होगा कि आपको इसकी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वीडियो चाहिए तो हाँ बोल देगा, अगर मैक्सिमम बच्चों का मतलब यस आया तो मैं उसकी एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।